नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत बालायु, युवायु तथा वृद्ध आयु, तीन भागों में बांटा जाता है इसको। नंबर 1 बालायु, नंबर 2 युवायु और नंबर 3 वृद्धायु। बालायु को में 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसको बालायु में शामिल किया जाता है। युवायु में 15 से लेकर 59 वर्ष के जो आयु के युवा व्यक्ति होता है उसको, और वृद्धायु 60 वर्ष से ऊपर जो आयु होती है उसको 60 वर्ष से ऊपर में वृद्धायु माना जाता है। 2011 की जनगणना है उसके अनुसार 29.5% लोग हैं, 29.5% जो लोग हैं वो बालायु में शामिल किए जाते हैं। 62.5% जो लोग हैं वो युवायु में, और 8% जो लोग हैं वो वृद्ध आयु में क्या किया जाता है, इनको शामिल किया जाता है। ये 2011 की जनगणना के क्या है, आंकड़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है साक्षरता। साक्षरता साक्षरता क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी? वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष है, वर्ष हो या इससे अधिक हो, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है और थोड़ा बहुत अंक गणित का ज्ञान रखता हो, उसे साक्षर माना जाता है। साक्षर किसे माना जाता है? वह व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी हो, 7 वर्ष हो या इससे अधिक हो, जो इससे अधिक हो, जो पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, समझ सकता हो और थोड़ा बहुत क्या अंकगणित जोड़ बाकी गुणा भाग आते हों, उसको क्या माना जाता है, भारत के अंदर साक्षर माना जाता है। अब जो साक्षर साक्षरता किसी भी समाज, देश, राज्य या प्रदेश का, साक्षरता किसी भी समाज का, देश का, समाज का, देश का, प्रदेश का मापदंड होता है। क्या होता है? मापदंड होता है। कोई भी समाज है, वहाँ की देश है या राज्य है या प्रदेश है, उसकी
क्या होता है, मापदंड होता है। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 आता है इसका अर्थव्यवस्था का प्रसार। पहला आता है साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में अर्थव्यवस्था का प्रसार। दूसरा आता है इसका नगरीयकरण। तीसरा आता है उच्च जीवन स्तर। और चौथा आता है इसका समाज में स्त्रियों की स्थिति। और पांचवा इसका आता है शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार। छठा आता है तकनीकी विकास का स्तर। ये क्या है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक हैं। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था यानी उसकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। नगरीयकरण, आकर्षण, नगरों में जो जितनी भी प्रकार की सुविधाएं उसको लेना शुरू कर देगा। उच्च जीवन स्तर, अच्छा जीवन यापन हो जाएगा उसका यदि व्यक्ति शिक्षित होगा। समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। जब अशिक्षा है वहां पर समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय होती है, खराब होती है। शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार, जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा तो शिक्षा का स्तर भी लगातार उसका क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। और तकनीकी विकास का इसका सोचने की क्षमता है और आगे बढ़ने की हमेशा क्या करेगा, वो कोशिश करेगा। ये साक्षरता को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक हैं। अपन अभी बात करें 2011 की जो जनगणना है, की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता है वह है 74.04%। ये क्या है, भारत की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल राज्य, जिसकी 93.91% क्या है, साक्षरता है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला क्या है, ये जिला है, सॉरी राज्य है। और महिला साक्षरता की बात करें तो भी केरल का सर्वाधिक क्या आता है, नंबर आता है। उसकी है महिला की 92%। और पुरुषों की बात करें, पुरुषों की साक्षरता भी केरल राज्य की है, वहां पर है लगभग 96% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। ठीक है। और सबसे कम की बात करेंगे महिला साक्षरता में हमारी राजस्थान का नंबर टॉप पर आता है, सबसे कम में
महिला साक्षरता में सबसे कम में बात करें तो राजस्थान की है, मात्र 52.7% जो साक्षरता है वो राजस्थान की महिला साक्षरता है, वो भारत में क्या है, सबसे कम है। अब इसका ये साक्षरता वाला टॉपिक इस जनसंख्या संरचना में क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है भाषाई संरचना के आधार पर, भाषाई वर्ग। भाषाई वर्ग एक विदेशी विद्वान था ग्रीशियन। ग्रीशियन नाम का व्यक्ति था एक, जो भारत में 1903 से 1903 से लेकर के 1928 तक भारत में भ्रमण किया। उसने बताया कि भारत में 544 भारत में लगभग कितनी है, 544 के करीब बोलियां हैं और 197 क्या है, भाषाएं हैं। ग्रीशियन नाम का व्यक्ति है, उसने भारत में 1903 से लेकर 1928 तक सर्वे किया। उसने बताया कि हमारे भारत में 544 बोलियां हैं और 197 में क्या हैं, भाषाएं बोली जाती है। दूसरा ये कहा गया कि 1961 की एक जनगणना हुई। जनगणना के अनुसार कि भारत में लगभग 1068 लगभग कितनी हैं, 1068 बोलियां क्या हैं, 1018 बोली एवं भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 22 भाषाएं अनुसूचित सूची में क्या है, शामिल की गई हैं। भारत में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं क्या की गई हैं, अनुसूचित सूची में क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं। साथ में ही भाषाओं को उनकी बोली एवं उत्पत्ति के आधार पर भाषाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। नंबर एक आता है साइनो तिब्बती। नंबर 1 कौन सी है, साइनो तिब्बती। और नंबर 2 आती है इंडो यूरोपियन। नंबर 3 आती है, पहली साइनो तिब्बती, दूसरी आती है इंडो यूरोपियन और तीसरी आती है ऑस्ट्रो एशियन। और नंबर 4 आती है इसमें, पहली साइनो तिब्बती, दूसरी इंडो यूरोपियन, तीसरी ऑस्ट्रो एशियन और चौथी आती है द्राविडियन।
यन। ये 4 भाग ऐसे हैं, इसको भाषाई की उत्पत्ति के आधार पर साइनो तिब्बती, इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रो एशियन और द्रविडियन 2011 की जनगणना है के आधार पर भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा क्या है बोली जाती है लगभग 44% लोगों के द्वारा क्या है ये हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। और सबसे कम यानी 1% से भी कम सिंधी भाषा, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू भाषा का क्या है हमारे भारत में क्या है बोली जाती है। सर्वाधिक हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है लगभग 44.44% या 1% से कम भी हमारे देश में सिंधी, कश्मीरी, उर्दू और संस्कृत भाषा का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। आगे इस पाठ का नेक्स्ट टॉपिक आता है धार्मिक संरचना। धार्मिक संरचना में हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्मावलंबी लोग हैं। वो क्या है भारत में क्या करते हैं निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं लगभग 79.5% के करीब हैं। भारत में क्या करते हैं हिंदू धर्म के लोग क्या है हमारे देश में क्या करते हैं निवास करते हैं। उसके बाद मुस्लिम धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं लगभग 14.6% के करीब क्या है मुस्लिम धर्म के लोग हमारे भारत में क्या करते हैं निवास करते हैं। इनके अलावा हमारे भारत में सिख धर्म के, ईसाई धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म व अन्य धर्मावलंबी लोग निवास करते हैं। तो हमारे देश में सर्वाधिक जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक लोग हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। 79.5% लोग सर्वाधिक हिंदू धर्म के लोग हैं। उसके बाद मुस्लिम धर्म के 14.2% के करीब मुस्लिम धर्म है। इसके अलावा हमारे देश में सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इनके अनेक धर्मावलंबी लोग हैं वो हमारे भारत में क्या करते हैं निवास करते हैं। जो सर्वाधिक धर्मावलंबी लोग हैं वो हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम धर्म के लोग क्या करते हैं निवास करते हैं। अब इस पाठ का लास्ट टॉपिक रह गया प्रजातीय संगठन या प्रजातीय संरचना।
प्रजातीय संरचना। प्रजातीय संरचना को हम प्रमुख रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 निग्रोटो, नंबर 2 पहली प्रजाति है हमारे देश के अंदर वो है निग्रोटो, दूसरी प्रजाति है मंगोलाइट, तीसरी प्रजाति है, दूसरी हो गई मंगोलाइट, और तीसरी प्रजाति है भूमध्य सागरीय, चौथी है चौड़े सिर वाली प्रजाति, पांचवी इसकी प्रजाति आती है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, और छठी है नार्डिक। ये 6 प्रजाति हमारे भारत में क्या करते हैं, रहती हैं। अब नंबर 1 आता है कि निग्रोटो प्रजाति। निग्रोटो प्रजाति हमारे देश के अंदर सबसे पहले हमारे देश में आई और इसने हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़ा क्या दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ में ही ये भारत में प्रायद्वीपीय भारत में आकर के क्या हो गई है, निवास, जो पहाड़ियों में निवास क्षेत्र प्रायद्वीप भारत में प्रमुख रूप से क्या करती है, ये निवास करती है। मंगोलाइट प्रजाति, मंगोलाइट प्रजाति चीन से और मंगोलिया से हमारे देश में आकर के क्या है, प्रमुख रूप से हमारे देश में आकर के बस गई है। इसका प्रमुख स्थान है जैसे लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है ना, मिजोरम है। इन क्षेत्रों में आकर के ये मंगोलाइट प्रजाति हमारे देश में क्या है, रह गई। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाली जो प्रजाति है वो हमारे देश में क्या है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया से होना हमारे देश में क्या है, बताया गया है। और साथ में ही इन्होंने भी हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण क्या दिया है, योगदान दिया है। चौड़े सिर वाली प्रजाति, चौड़े सिर वाली प्रजाति पश्चिम से आकर के हमारे देश में बसी हुई है। साथ में ही इन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर के ये प्रजाति हमारे देश में बस गई है, चारों क्षेत्रों में बसी हुई है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जो प्रजाति है हमारे देश में भूमध्य सागर ये क्षेत्रों से हमारे देश में आकर के क्या है, बसी हुई है। लास्ट आती है नार्डिक, नार्डिक प्रजाति है जो हमारे देश में सबसे अंत में आई और उत्तरी पश्चिमी भागों में यह आकर के भारत में क्या हो गई है, बस गई है। इसी के साथ ये लेसन यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है।